हेलो, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 में इतिहास की बुक का अध्याय नंबर 6 पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, ठीक है? तो इससे पहले जो इसी बुक के चैप्टर थे, उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से प्राचीन मानव धीरे-धीरे करके समूह में रहना स्टार्ट करता है। जब समूह में रहता है तो फिर वो गाँव बसाता है, फिर उसके बाद में ज़्यादा बड़े समूह हो जाते हैं तो वो एक तरीके से नगर में रहने लगता है, ठीक है? और फिर जब वो नगर में रहने लगता है तो वहाँ पर क्या होगा, एक राजा स्थापित हो जाते हैं। तो जो पिछले चैप्टरों में राजा थे तो वो कुछ अलग तरीके से थे और यहाँ पर जो शासक पढ़ोगे, राजा पढ़ोगे, उनकी विशेषताएँ कुछ अलग होंगी, ठीक? अब यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक दिया है, कुछ लोग शासक कैसे बने? तो शासक किस प्रकार से बने? तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के ज़रिए करते आ रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोगों के जो शासक हैं इंडिया में, तो उनको हम कैसे चुनते हैं? मतदान करके, ठीक है? मतदान करके जो व्यक्ति जीत जाता है, वही हमारे यहाँ क्या बनता है? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, और वो जो है हमारे क्षेत्र में राज करता है, ठीक? लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते होंगे? उससे बहुत पहले, मतलब कि आपके जो जिस समय पर ऋग्वेद वगैरह की रचनाएँ हुई थी, उस टाइम पर जो है शासक कैसे बनते होंगे? तो हमने अध्याय 5 में पढ़ा कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। तो इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ा था कि जो राजा चुने जाते थे, तो वो किसके द्वारा चुने जाते थे? लोगों के द्वारा, ठीक है? लेकिन जो है आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में क्या हो गया, थोड़ा-सा परिवर्तन। पहले क्या होता था, 3000 साल से पहले जो राजा होते थे उनको लोग चुनते थे और राजा ठीक से काम नहीं करता था तो उनको हटा भी सकते थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे-धीरे लगभग 3000 साल के समथिंग में ये जो प्रक्रिया थी चुनने की, वो क्या हो गई, खत्म। और उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ लोग क्या करते थे, बड़े-बड़े यज्ञ करते थे और यज्ञों का आयोजन करते थे किस रूप में, कि मैं राजा हूँ, ठीक है? और राजा अपने आप को स्वयं मानते हुए वो यज्ञ करता था। और फिर क्या होता था कि इनमें से जो यज्ञ होते थे, एक तरीके का एक मैंने यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ। अब इसमें क्या होता था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इसमें एक घोड़ा लिया जाता था जो ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, ठीक है? जो कि जिस जगह पे जाना चाहे वो उस जगह पर जा सकता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उ उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अब वो जो घोड़ा है अगर स्वतंत्र विचरण कर रहा है और वो किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में पहुँच गया, तो फिर वो क्या है, अगर उसने उस घोड़े को रोका, तो जो राजा यज्ञ कर रहा है, उसके साथ में उसे क्या करना पड़ेगी? लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अगर उसने उस घोड़े को जाने दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जिस राजा के क्षेत्र में से वो घोड़ा निकला है, तो वो राजा क्या है, जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसके क्या कर रहा है, एक तरीके से जो है दास बन रहा है उसका। वो एक तरीके से क्या है, उसको राजा मान रहा है कि ये मेरे से शक्तिशाली है। ठीक है? अब इस तरीके से क्या होता था, इसके बाद उन राजाओं को, अब जो-जो राजा है मतलब इस तरीके से क्या होते थे, उस घोड़े को जाने देते थे। फिर उन बाद में जो है वो घोड़ा वापस आता था। फिर उसके बाद में क्या है, जो जिन-जिन राजाओं ने अश्वमेध करने वाले राजा को अपने से ज़्यादा शक्तिशाली माना था, तो फिर वो उन राजाओं को अपने यहाँ बुलाता था और अश्वमेध यज्ञ जो कि लगभग समाप्त होने वाला होता था, उस समय उन लोगों को उपहार वगैरह सम्मानित करता था। ठीक है? और जो भी राजा मतलब कि यज्ञ में जो है आते थे, वो क्या करते थे कि वो अश्वमेध के यज्ञ करने वाले राजा के लिए उपहार लाते थे, ठीक है? इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान था। वही राजा जो कि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, उसे राज्य सिंहासन या बाग की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। तो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को कहाँ पर बिठाया जाता था? बाग की खाल पर। बाग यानी कि जो आपका शेर, सिंह, युद्ध सिंह तो नहीं, सॉरी, बाघ, ठीक। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उनका सहचर होता था। अब जिस जगह पे भी युद्ध होता था तो युद्ध होने में जो सहचर होता है, सहचर मतलब कि उसका साथी कौन होता था? सारथी। सारथी जो कि रथ को खींचने वाला, ठीक है, रथ को चलाने वाला। यज्ञ के अवसर पर वह
राजा की बिजों तथा अन्य गुणों का गान करता था। तो सारथी जो है मैन्य रूप से देखता था कि राजा ने किस प्रकार से किसी राजा को हराया, दूसरे राजा को, ठीक है? किस प्रकार से उसने साहस दिखाया। तो उसने आँखों देखा जो हाल देखा है। तो जब यज्ञ होते थे अश्वमेध यज्ञ, तो वो क्या उन आँखें देख के हालों को क्या उनका गुणगान करता था कि उस जो मेरा राजा है उसने किस प्रकार से दूसरे राजा को हराया। सगे संबंधी खासकर उनकी रानी और पुत्र को भी कई छोटे-छोटे अनुष्ठान करने होते थे, ठीक है? और अन्य जो भी सारे राजा आते थे वो केवल बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखते थे, ठीक है? राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ-साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। ये सारे जो कार्य हो रहे हैं वो किसमें हो रहे हैं? आपके अश्वमेध यज्ञ में ही, ठीक है? विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो उस टाइम पर जो लोग होते थे वो क्या करते थे उपहार लाते थे राजा के लिए। लेकिन इन लोगों को क्या है पुरोहित शूद्र मानते हैं थे, ठीक है? उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उनको जो है पुरोहित शूद्र मानते थे और अनुष्ठानों में शामिल नहीं होने देते थे, ठीक है? नेक्स्ट दिया है इसमें वर्ण व्यवस्था। जो वर्ण व्यवस्था आज के समय भी आप देखते हो वो क्या है लगभग जो ऋग्वैदिक काल था उसके पश्चात जो है स्टार्ट होती है, ठीक है? ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं रहती है, रहती भी है तो व्यक्ति के कार्य के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं, कार्य के आधार पर जो व्यक्ति जिस तरीके का कार्य करता था, उसको उस वर्ण में रख दिया जाता था। लेकिन अब इस समय क्या हुआ वो देखते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। इस टाइम पर क्या हुआ, गंगा यमुना क्षेत्र में क्या कई ग्रंथों की रचना हुई। लेकिन ऋग्वेद की नहीं हुई क्योंकि ऋग्वेद तो पहले ही रचा जा चुका था। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहलाए। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कौन से होते हैं जो ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं। ऋग्वेद को जो है उत्तर वैदिक ग्रंथ नहीं कहेंगे, ठीक है? उसे वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और जो ऋग्वेद के बाद में जो भी ग्रंथ रचे गए उनको क्या बोलते हैं उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं, ठीक है? तो जो उत्तर वैदिक ग्रंथ उनमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ आते हैं, ठीक है? और इनमें क्या दिया गया है कि कोई अनुष्ठान करना है तो किस प्रकार से किया जाता है, उनकी विधियां लिखी गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। सामाजिक नियम मतलब कि जो समाज है उसमें लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए इस बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो उस टाइम पे ये जो अलग-अलग प्रकार से लोग थे जिनको इन वर्गों में बाँटा जाता था, ठीक? जहाँ कुछ पुरोहित और योद्धा जो पुरोहित और योद्धा थे वो क्या थे वैभवशाली। वैभवशाली मतलब उनके पास पैसा क्या था धनराशि क्या थी ज़्यादा थी, ठीक है? तो कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे और इसी तरीके से कुछ कृषक भी होते थे और व्यापारी, कृषक मतलब कि किसान, तो व्यापारी भी वो भी लोग क्या थे धनवान। दूसरी ओर पशुपालक और शिल्पकार, श्रमिक और मछली पकड़ने वाले, ये लोग क्या थे, ये लोग रहते थे इसके साथ में शिकारी और भोजन संग्राहक, ये लोग क्या थे, ये लोग निर्धन थे, ठीक है? निर्धन मतलब इन लोगों के पास ज़्यादा धनराशि नहीं होती थी। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो फिर बाद में जो होता है पुरोहितों ने इन सभी लोगों को क्या 4 वर्गों में विभाजित कर दिया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण मतलब कि जैसे आज के टाइम पे कहते हैं कास्ट, जाति, ठीक? उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग-अलग कार्य निर्धारित थे। पुरोहितों ने क्या किया कि जो 4 वर्गों में बाँटा गया तो उनके क्या कार्य अलग-अलग है। कैसे? पहला वर्ण उन्होंने ब्राह्मण का था, जिनका काम था वेदों का अध्ययन और अध्यापन और यज्ञ करना, ठीक है? ये काम कौन करते थे? ब्राह्मण। ये किसने बाँट दिया कि पुरोहितों ने कि ऐसा-ऐसा केवल ब्राह्मण ही करेंगे। अब ये काम करने के लिए उनको क्या मिलता था? उपहार मिलते थे, ठीक है? गिफ्ट।
दूसरा स्थान था शासकों का। शासक क्या थे? क्षत्रिय। क्षत्रिय रहते थे, उनको शासक। अब इनका जो काम था वो क्या था? युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरा स्थान था विश्व या वैश्य। अब इसमें जो लोग आते थे तो वो क्या करते थे? कृषक थे, पशुपालक थे और व्यापारी थे। ठीक। अब जो क्षत्रिय हैं यानी कि शासक है और वैश्य है, ये दोनों को क्या अधिकार थे कि ये लोग जो है यज्ञ करा सकते थे। ठीक है। वर्णों में अंतिम स्थान था शूद्रों का। अंतिम स्थान किनका रखा गया? शूद्रों का। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। मतलब शूद्रों को पुरोहितों की सेवा करना, ब्राह्मणों की, वैश्यों की सेवा करना और शासकों की, क्षत्रियों की सेवा करना था। ये सारी व्यवस्था कब आई है? आपके ऋग्वेद के बाद में। इससे पहले इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी। और ये जो व्यवस्था लागू की गई वो स्वयं पुरोहितों ने और ब्राह्मणों के द्वारा खुद के द्वारा जो है उन्होंने ही ये व्यवस्था जो है लाई। ठीक है। इस तरीके से कोई ऋग्वेद में नहीं दिया गया था पहले से ही कि इस तरीके की व्यवस्था रहेगी। ठीक। इनका काम अन तीनों वर्णों की क्या करना था? सेवा। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को क्या है? कोई अनुष्ठान नहीं कर सकते थे। और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था। और जो औरतें होती थी उनको भी क्या माना जाता था? शूद्र माना जाता था। जैसे ब्राह्मण कुल में भी अगर कोई औरत है तो उसको भी शूद्र माना जाता था, उसको अनुष्ठान से दूर रखा जाता था। ठीक है। जिस तरीके से जो है आपके शूद्र हैं उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उसी प्रकार से औरतों के साथ में भी कई प्रकार से भेदभाव किया जाता था। भले ही वह ब्राह्मण वर्ग से हो, क्षत्रिय वर्ग से हो या वैश्य वर्ग से हो। ठीक है। महिलाओं तथा शूद्रों की श्रेणी शूद्रों को वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था। तो इस समय क्या महिलाओं और शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। जबकि ऋग्वेद के समय सभी लोगों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार था और साथ ही साथ में कई महिलाओं ने तो ऋग्वेद की रचना में भी क्या अपना योगदान दिया था। ठीक है। ऋग्वेद में नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में अभी, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। पुरोहितों ने बाद में क्या किया कि जो अ, वर्णों का निर्धारण है वो किसके आधार पर कर दिया? जन्म के आधार पर। जबकि इससे पहले जो है क्या वर्णों का आधार कैसे होता था? कार्य के आधार पर। जो व्यक्ति जो कार्य करता था उसको उसी तरीके से मान लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण का माता पिता की संतान क्या होगी? ब्राह्मण ही होगी। बाद में कुछ लोग अछूत अछूत माना गया कुछ लोगों को, तो इसमें किनको? शूद्रों को ही अछूत ज़्यादातर माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार रहे, शिकारी रहे और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही साथ इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों शवों मतलब कि डेड बॉडी को दफनाने और जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। जबकि ये जो लोग हैं एक तरीके से समाज में जो है एक तरीके से क्या है बीमारी हो सकती है शवों की वजह से। उसको दफना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, फिर भी क्या है इन लोगों के साथ में क्या किया जाता था? छुआछूत की जाती थी। ठीक है। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने क्या कहा? कुछ लोग थे उसी समय, तो उन्होंने क्या कहा कि जो ब्राह्मण ये जो व्यवस्था लेके आ रहे हैं ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि जो इनके समय से पहले या ऋग्वेद के टाइम पर जो ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था रखी थी उसके अकॉर्डिंग क्या था? सभी लोग समान थे। किसी को जो है छोटा नहीं माना जाता था, बड़ा नहीं माना जाता था। सभी लोगों को वेदों का अध्ययन का अधिकार था। अब जब एक तरीके कुछ समय बाद क्या हो कि कुछ लोग बोले कि नहीं, ये लोग वेदों का अध्ययन करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये यज्ञ करेंगे, ये नहीं करेंगे। तो उस समय क्या हुआ? कुछ लोगों ने उन लोगों का, ब्राह्मणों का जो है प्रतिकार किया कि आप लोग जो कर रहे हो वो क्या है? गलत है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका जनपद। ठीक है। महायज्ञों को करने वाले राजा, इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि महायज्ञ होते थे अश्वमेध यज्ञ जैसे। तो जो राजा महायज्ञ करते थे तो वो राजा जो है राजा ना होकर क्या हो जाते थे? जनपद के राजा माने जाने लगे। मतलब वो एक छोटे से क्षेत्र के तो राजा रहे नहीं। जिन जिन क्षेत्रों में उनका घोड़ा गया वो भी क्षेत्र उनके अंतर्गत आने लगा। भले ही वहाँ के जो है स्थानीय राजा हैं, लेकिन उन राजाओं पे क्या हुआ? एक राजा का अधिकार हो गया। तो उससे क्या हुआ? उन राजाओं को क्या कहने लगे? वो राजा जो है एक छोटे क्षेत्र के
राजा न होकर कहाँ के हो गए, जनपद। ठीक है, बड़े क्षेत्र के राजा हो गए। जनपद का शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट जनपद क्या है आपके मानचित्र नंबर 4 में दिए गए हैं, ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जनपद दिए गए हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर जो है कौशाम्बी, ठीक है, राजगृह, उज्जैन, मगध, हस्तिनापुर। ठीक है, इस प्रकार से क्या बहुत से जनपद हैं जिनको इस चित्र में दर्शाया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। तो जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने क्या किया, इस जनपद के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए क्या किया, खुदाई। दिल्ली में पुराना किला मिला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। तो मतलब उस समय के लोग भी क्या है, केवल झोपड़ियों में रहते थे, जबकि इस समय से पहले के लोग, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो कहाँ पर रहते थे, पकी हुई ईंटों के बने हुए घरों में रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या मालूम पड़ रहा है कि इस समय की जो व्यवस्था थी और जो समाज था वो क्या था, ग्रामीण था। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे, शहरी लोग थे। ठीक है, अब ये लोग खेती करते थे तो ये चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाया करते थे। ठीक है, इस समय क्या है, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। तो मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जो है अलग अलग प्रकार के रहते थे। अब जो है इनमें से कुछ चित्रित दूसर पात्र होते थे। चित्रित दूसर पात्र कैसे, कि कोई पात्र है उस पर क्या कर दी उन्होंने, जो है कलाकृति बना दी। तो उस तरीके के पात्र को क्या बोलने लगे, चित्रित दूसर पात्र, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखोगे आप तो यहाँ पर जो है डिजाइन बना हुआ है इधर ये। ठीक, ऐसे यहाँ पर ये बनाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका महाजनपद। तो जनपद हुआ, उसके बाद में कौन सा, महाजनपद। तो करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। तो 2500 साल पहले जो जनपद थे वो भी क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। ठीक, महत्वपूर्ण कैसे, कि वो जो है वहाँ पर राजा जो शासन करते होंगे उन्होंने क्या अपने राज्य को समृद्धशाली बना लिया होगा। ठीक है, तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दर्शाया गया है। अब इसी में कुछ महाजनपद दिए गए हैं, जैसे कि क्या है, मगध दिया गया है, उज्जैन दिया गया है, ठीक है, कौशाम्बी है, राजगृह है, इस तरीके से। ठीक, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। जो भी महाजनपद होते थे उनकी क्या एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अब ये जो राजधानियां थी राजाओं के रहने की जगह, और साथ ही साथ इन्हीं जगहों से क्या किया जाता था, जो क्षेत्र है उस पर क्या किया जाता था, नियंत्रण रखा जाता था। अब एक इम्पोर्टेंट जगह पर राजा रह रहा है, वहीं पर जो है ज़्यादातर सेनाएँ होंगी, वहीं पर जो है राजा के जो एक तरीके से धन होगा वो भी उसी जगह पर। तो उस क्षेत्र को क्या किया जाता था, किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, और अर्थात जो किले होते थे उनके चारों तरफ लकड़ी, ईंट या पत्थरों की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, जिससे कोई दूसरा राजा आसानी से आके आक्रमण ना कर सके। ठीक है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। ठीक, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि। तो कुछ राजा क्या कर रहे हैं कि अपने जो किला है उसके चारों साथ में ऊंची-ऊंची दीवारें खड़ी कर रहे हैं। वो किस लिए, कि वो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि हम लोग क्या है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है इस तरीके से। इस तरह के किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। अब किले के अंदर कोई व्यक्ति रह रहा है तो वो क्या है कि सुरक्षित है। वो अपने क्षेत्र पर क्या है आसानी से सुरक्षित रहते हुए आसानी से राज्य कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है बनाई जाती थी दीवारें, ईंटों की बनाई जाती थी। जैसे ये बनी हुई है ये कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में मिली है ईंटों की बनी हुई दीवार। ठीक है, जो कि क्या है किलों के चारों ओर बनी हुई है और इससे क्या किला सुरक्षित रहता है। ठीक, नेक्स्ट दिया है आपका टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कर। कि इस समय जो राजा है तो राजा को क्या है, लोगों की सुरक्षा भी करना है, किला भी बनाना है और लड़ाइयाँ भी लड़नी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, कि उसके लिए उसको धन की ज़रूरत है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से
तो उसकी वो पूर्ति किस तरीके से करता था? तो उस समय जो है वो जो है कर लिया करता था राजा, ठीक है? अब कर किस प्रकार से लेता था? जैसे फसल होती थी, फसलों पे लगाए गए सबसे महत्वपूर्ण थे। फसल होती थी तो फसलों पर क्या है कर लगाया जाता था, ठीक है? क्योंकि अधिकांश लोग उस समय क्या करते थे कृषि, तो कृषि करते थे तो उससे क्या हुआ कि फसल पर कर लगाना आसान है और फसल से जो है कर अधिक मिलेगा। प्रायः उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कर को क्या बोला जाता था? भाग, कृषि कर को, ठीक है? कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। उस समय के जो कारीगर होते थे वो भी उनके ऊपर भी कर लगाए जाते थे और वो कैसे चुकाते थे? श्रम करके। श्रम मतलब वो राजा के लिए क्या करते थे? 1 दिन काम करते थे, ठीक है? 1 दिन काम करने से क्या होता था? वो अपना कर चुका देते थे, ठीक है? पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। जो पशुपालक होते थे, तो वो अपने जानवर भेंट करते थे राजा को या फिर जानवरों से जो भी चीज़ दूध मिल रहा है या जो भी बन रही है, उसको वो राजा को भेंट करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, ठीक? आर्किटों को और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी राजाओं को। आर्किटक जैसे कि क्या कर रहे हैं? आर्किट कर रहे हैं और किसी जानवर को मार रहे हैं तो खाल निकाल ली, वो खाल राजा को दे दी। संग्राहक फल फूल वगैरह इकट्ठे कर रहे हैं तो वो लोग जंगलों से इकट्ठा करके राजा को भेंट में दे देते थे। अब इस नेक्स्ट टॉपिक है कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। एक तो क्या हुआ? हल के फाल अब लोहे के हो गए। इससे पहले जो हल बनते थे तो उसमें जो है हल के जो फाल होते थे वो किसके होते थे? लकड़ी के। लोहे के हो गए, तो लोहे के होने की वजह से क्या हुआ? लोहे के होने की वजह से क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया कि जो कठोर भूमि होती थी उसको भी आसानी से क्या कर दिया? जुताई के काम में ले लिया और उसको क्या कर लिया? उपजाऊ, ठीक है? दूसरा इस समय जो परिवर्तन हुआ वो क्या हुआ कि इस टाइम पर जो है धान उपजाने के लिए धान की पौध तैयार करने लगे। पहले क्या करते थे? बीजों को ऐसे ही डाल दिया और उन बीजों से जो पौधे होंगे उसी से क्या होता था? धान की धान की जो है खेती लिया करते थे। फिर क्या किया लोगों ने कि पहले उन्होंने पौध लगाना शुरू किया, फिर उसके बाद में वो दूसरी जगह पे उस पौधे को लगाते थे और उससे धान की खेती लेते थे, इस प्रकार से, ठीक? नेक्स्ट दिया है सूक्ष्म निरीक्षण। मगध के बारे में दिया है, ठीक है? तो मगध जो है लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। तो जितने जनपद थे उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जनपद बना वो कौन सा बना? सबसे पहले मगध, जिसको महाजनपद भी बोल सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मगध जो स्थित था वो कहाँ पर था? गंगा और सोन नदियों के तट पर। और यहाँ पर जो है यातायात आसानी से हो सकता था, जल की व्यवस्था अच्छी थी और जमीन कैसी थी? उपजाऊ थी, ठीक है? मगध के एक हिस्से में क्या था? जंगल। तो वहाँ से क्या है कि जो भी कुछ इम्पोर्टेंट लकड़ी चाहिए किसी काम के लिए तो वो मिल जाती थी। साथ ही साथ में सेना के लिए अगर हाथी वगैरह चाहिए तो वो भी वहाँ से जंगलों से हाथी पकड़ के लोग ले आते थे। तो इस प्रकार से क्या हुआ? मगध को एक तरीके से जो है जंगलों से क्या होता था? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट। और इसलिए जो मगध जो है सबसे पहले जो है एक शक्तिशाली जनपद बना। अब मगध में दो ही शक्तिशाली शासक थे। उनमें से एक था बिंबिसार और एक कौन था? अजातशत्रु, ठीक है? अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये लोग क्या करते थे? ये दोनों राजा क्या करते थे कि दूसरे जनपदों को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। इसमें एक और जो है शासक रहा बाद में, महापद्मनन, एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। उन्होंने अपना नियंत्रण कहाँ तक पहुंचा दिया था? उत्तर पश्चिमी भाग तक, ठीक है? मतलब कि सिंध नदी के पूर्वी भाग तक। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी रही। मगध की राजधानी कई सालों तक कौन सी रही? राजगृह, ठीक है? उसके बाद में क्या है? पाटलिपुत्र बनी राजधानी, ठीक? एक जो इम्पोर्टेंट राजा था, कौन? मैसिडोनिया का राजा सिकंदर। वो क्या विश्व विजय पर निकला था लगभग आज से 2300 साल पहले, ठीक है? और पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पर पहुंच गया। भारतीय
द्वीप में कहाँ पर, ब्यास नदी के किनारे पर। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। लेकिन फिर उसने क्या सोचा कि अब मगध की ओर चलते हैं और मगध पर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे और मगध को जीतेंगे। लेकिन उसके सिपाहियों ने क्या कर दिया, मना। क्यों? क्योंकि उसके सिपाही किस बात से डर गए थे कि भारत के शासकों के पास क्या पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जो एक विश्व विजेता सिकंदर जो है भारत में जो विजय प्राप्त करना चाहता था, तो उसके सिपाही डर गए और साथ ही साथ में वो स्वयं भी क्या हुआ, फिर वो अपने सिपाहियों को इकट्ठा ना कर सका और भारत में एक तरीके से म, मानसिक रूप से पराजित होते हुए वो यहाँ से वापस चला गया। ठीक है। नेक्स्ट दी है एक और जनपद है बज्जी। बज्जी क्या था, जैसे अभी आपने देखा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बना था, उसके नज़दीक ही बज्जी राज्य था। इसकी राजधानी क्या थी, वैशाली, जो कि क्या है, बिहार में ही है। वहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसको क्या बोला जाता था, गण या संघ कहते थे। ठीक है। इसमें क्या होता था, गण या संघ में कई शासक होते थे, अपने अपने क्षेत्रों से कई शासक आते थे और वो लोग क्या करते थे, एक साथ बैठ के मीटिंगें करते थे और वो निर्धारित करते थे कि पूरे राज्य में क्या काम होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर कोई आक्रमण कर रहा है तो उनसे किस प्रकार से निपटना चाहिए। और सभी राजा जो अपने अपने छोटे छोटे क्षेत्रों से आते थे और वो सभी लोग जो है कार्य करते थे। ठीक है। और एक ही साथ में युद्ध में जाते थे। अब इसी में दिया हुआ है गण। गण का मीन्स क्या होता है, गण शब्द का उपयोग प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। ऐसा समूह जिसमें क्या बहुत सारे लोग हों उसको क्या बोलते हैं, गण। संघ का मीन्स क्या होता है, संघ अर्थात संगठन। ठीक है, संगठन या सभा। ठीक। अब इसके बाद में क्या है कि जो बज्जी राज्य था वहाँ पर जो राजा थे, कई राजा थे, वो मीटिंगें करते थे। ठीक है। तो बज्जी राज पे क्या है, अजात शत्रु क्या है, एक टाइम पर क्या चाहता था कि मैं उस जगह पर विजय प्राप्त करूं। तो अजात शत्रु ने क्या किया कि बज्जी राज पे आक्रमण करने से पहले उस समय भगवान बुद्ध थे, उनसे परामर्श लेना चाहा। तो उन्होंने अपने मंत्री को पहुंचाया था कि मुझे ये पूछने के लिए भगवान बुद्ध से कि मुझे वज्जिराज पर अगर मैं आक्रमण करता हूँ तो मैं जो है जीत हासिल कर सकता हूँ कि नहीं। तो उसके बारे में जो उस समय वार्तालाप जो हुई थी अजातशत्रु के मंत्री और भगवान बुद्ध के बीच, तो यहाँ पर वो उसके बारे में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसी का छोटा सा पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक। अब कई शक्तिशाली इन संघों को जीतना चाहते थे राजा। इसके बावजूद ये राज्य जो है लगभग 1500 साल तक चलता रहा। कोई भी शक्तिशाली राजा इस संघों को जीत नहीं पाया। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त की। सबसे पहले किन्होंने विजय प्राप्त की, इन संघ पर गुप्त शासकों ने। ठीक है। और अपने राज्य में इसको सम्मिलित कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट दिया है ये टॉपिक जो कि आपको स्वयं से करना होगा इसकी तैयारी। ठीक। इसको पढ़ लीजिएगा और ये जो टेस्ट होते हैं आपके, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट टेस्ट टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, तो आप टेलीग्राम के उस ग्रुप में जुड़कर टेस्ट अटेंड कर सकते हैं। ठीक है।